हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 9th क्लास की पॉलिटी का 3rd चैप्टर, जो कि है चुनावी राजनीति। चुनावों के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे, किस प्रकार से चुनाव करवाए जाते हैं, वो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर के बारे में दिया गया है। लोकतंत्र के लिए यह ना तो संभव है ना ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें। हमने चैप्टर 1 देखा था, लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था हमने। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। यानी कि लोकतंत्र की जो हम परिभाषा देते हैं वो ये देते हैं कि जहां लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो शासन करते हैं, उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और उपयोगी क्यों है। हम यह सभी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीजों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है, यानी कौन कौन सी शर्तें होती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनावों का अंतर समझ पाएंगे। इस चैप्टर में हमने जैसे कि देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में और गैर लोकतंत्र में किस प्रकार जो है अंतर होता है। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे जो दोनों में चुनाव होते हैं उससे किस प्रकार से अंतर हम कर सकते हैं। तो देखते हैं चुनाव क्यों। सबसे पहले यहाँ पे हरियाणा के विधानसभा चुनावों का एक छोटी सी एग्जाम्पल दिया गया है। आधी रात के समय का जो बाद है, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब कोई भी गाड़ी पास से गुजरती है तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं। यह नेता हैं श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। तो चुनाव की तैयारियों में किस प्रकार से जुटे हुए हैं हम वो ये देख सकते हैं। यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वायदा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा, क्योंकि हमें पता है चुनावों से पहले जो राजनेता होते हैं वो जीतने के लिए अलग अलग जो वादे होते हैं वो पूरे करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न किया गया है कि अधिकांश नेता अपने चुनावी वायदे पूरे करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे वायदे सिर्फ जीतने के लिए किए जाते हैं, पूरा नहीं होते हैं। लोग तब की सरकार से नाखुश थे। वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला, क्योंकि उसने जो बहुमत है वो बना लिया, क्योंकि ज्यादा वोटें इसके हित में आई, इसने सीटें जीत ली। तो ये अब सरकार बनाएगी वाली जो पार्टी है। पहली वाली पार्टी से लोग नाखुश थे। अब इसने जो वादे किए थे लोग उसकी ओर जो थे अट्रैक्ट हुए। इसी कारण से जो लोग हैं उन्होंने इस पार्टी को वोट दी। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश
जारी करके छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ कर दिया। यानी कि जैसा वादा किया गया था वो पूरा कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। फिर से जो घूम करके है कांग्रेस पार्टी आ गई। तो लोकतंत्र में हम देख रहे हैं कि जो पार्टियां हैं वो आती जाती रहती हैं, सरकार बदलती रहती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लोकतंत्र में कोई भी एक शासक हमेशा के लिए नहीं आता है, हार जीत इसमें लगी रहती है। चुनावों की जरूरत क्यों है? अगर चुनाव हम करवाते ही क्यों हैं? क्या जरूरत है चुनावों की? किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कहीं पर 4 साल में, कहीं पर 5 साल में, तो कहीं पर 6 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। लोकतंत्र की ये विशेषता है। जहां चुनाव होते हैं वहां लोकतंत्र हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां लोकतंत्र है वहां चुनाव होंगे ही, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनता के द्वारा किया गया शासन। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं हैं वहां भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है? आखिर क्या जरूरत है चुनावों की? तो बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। यानी कि जब लोग आपस में, आप बीच में से ही चुनकर किसी को नहीं भेज रहे हैं, तो सभी लोगों की कोई भी फैसला लेने में भागीदारी होगी। लेकिन क्या ऐसे में फैसला लिया जा पाएगा आसानी से? नहीं लिया जा सकता। एक तो जनता इतनी सारी है, दूसरा सबके पास इतना कौशल नहीं होता, इसकी जो शिक्षा है वो नहीं होती कि निर्णय लेना कैसा है। दूसरा सबके पास इतना वक्त नहीं होता। तो और तीसरा जो सबसे जरूरी है कि एक ही मुद्दे पर सबका समान फैसला आ जाए, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि सभी लोगों के पास इतनी स्किल नहीं होती है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। लोग अपने बीच में से एक प्रतिनिधि चुन करके भेज देते हैं और वो उनकी हित की बात को वहां कहता है, वहां रखता है। क्या चुनाव के बिना भी लोकतंत्र ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है। या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। किसे ज्यादा अनुभव या ज्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं होगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? यानी कि कौशल के आधार पर, ज्ञान के आधार पर यदि हम लोगों को बिठा दें कि आप जाओ और जो फैसले हैं, जो निर्णय हैं उनको लो, तो क्या हम इसको लोकतंत्र कह सकते हैं? तो हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं है? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करे? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वे अपने पद पर ना बने रहें? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकें। यानी कि न केवल जो नागरिक हैं उनके पास अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए, बल्कि यदि उनको पसंद ना आए, यदि वो कोई गलत काम करते हैं, तो लोगों के पास इतने अधिकार हो कि वो उनको उनके पद से हटा दे। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में ही ये व्यवस्था है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव भी कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या क्या हैं? यानी कि चुनाव लोकतंत्र की तरह हुए हैं
लोकतंत्र व्यवस्था में जिस प्रकार से चुनाव होते हैं वो उसी प्रकार से हुए हैं। उसके किस किस बेस पर हम कह सकते हैं ऐसा? तो चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, जो लोकतंत्र है वहां पर तो चुनाव होंगे ही होंगे। यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह से चुनाव होते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ चुनाव तो होते हैं, लेकिन हम देखेंगे वो खुद को लोकतांत्रिक देश भी कहते हैं इसी बेस पर कि वहाँ चुनाव होते हैं, लेकिन वो असल में लोकतंत्र है ही नहीं। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, दिखावटी लोकतंत्र और वास्तविक लोकतंत्र। चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के हमारे लिए क्या पैमाने हैं? हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में देखा था किस प्रकार से जो दिखावटी लोकतंत्र है और जो वास्तविक लोकतंत्र है उसमें फर्क कर सकते हैं। आइए वहां सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो, यानी कि जो सभी व्यक्ति हैं उनके पास एक वोट हो, उस वोट की एक वैल्यू हो। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें, यानी कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो किस पार्टी के सदस्य को चुनना चाहेंगे, किसको अपने प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहेंगे। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देखा जाता है 4-5 सालों में जो चुनाव हैं वो हो जाते हैं। चौथा, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव है वो कर सकें, यानी कि जो चुनाव है उसमें धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए। निष्पक्ष और स्पष्ट चुनाव जो है वो होने चाहिए। ये शर्तें बहुत आसान हैं, सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां के चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। तो क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज है? जो प्रतिस्पर्धा चलती रहती है पॉलिटिक्स में, हम देखते हैं तो पॉलिटिक्स को सब जो है गंदा भी बताते हैं, क्या वो अच्छी चीज है या नहीं है। इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता है, जो कि लोकतंत्र की एक खामी है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का होना अच्छी चीज है? चुनावी प्रतिद्वंद्विता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौर जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। इन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीजों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य देशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बसे रहना चाहते हैं या फिर अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम न हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है, या फिर
यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ना बैठता हो। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र पर बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज्यादा व्यवहारिक तरीका है कि हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। यानी कि लोग पुरस्कार के मानते हुए, मतलब पुरस्कार के तौर पर जो है उनको दोबारा सत्ता में ले आते हैं और दंड के तौर पर उनको सत्ता से बाहर कर देते हैं जब अगला इलेक्शन होता है। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, यानी कि वो फिर से चुनाव जीत पाएंगे और लगातार सत्ता में बने रह पाएंगे और अगले चुनावों में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। कुछ कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। यहाँ पर कार्टून दिखाया गया है कि जो वोट हैं, तो ये जो आम आदमी वो कह रहा है कि मेरे पास वोट है, तो वो कह रहा है कि मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं। तो जब भी ये वोट मांगने के लिए आते हैं तो जनता भी इनको खूब लूटती है, इनका पैसा वगैरह खाती है, खूब मजे करते हैं जनता के लोग भी। और जब ये जीत जाते हैं इलेक्शन तो सारे प्रॉमिस, जो पैसा इन्होंने लगाया होता है जनता के ऊपर, वो सारा अपना जो प्रॉमिस होते हैं वो सारे प्रॉमिस लेकर के ये लोग चले जाते हैं। और कोई भी जो वादे वगैरह करते हैं जनता से, वो उनको जो है राजनेता वो पूरा नहीं करते, फिर जनता इनके पीछे पीछे हाथ पैर जोड़ती फिरती है। ये होता है। तो चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरह होते हैं, कि चुनाव जो होते हैं भारत में किस प्रकार से किए जाते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। हमने पहले भी देखा था लोकसभा क्या होती है, जो हमारी संसद होती है वहां पर, और जो हमारी विधानसभा होती है, राज्यों की विधानसभाएं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं, यानी कि 5 साल के लिए जो है लोकसभा और विधानसभाएं चुनी जाती हैं। प्रत्येक 5 साल में हम अपने एमपी और एमएलए चुनते हैं। एमपी जो लोकसभा में बैठते हैं और एमएलए जो हमारी विधानसभाएं में बैठते हैं। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं, फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है। जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है, इसे उपचुनाव कहते हैं। उपचुनाव क्या होता है? यदि मान लीजिए इलेक्शन वगैरह हो गए, सब अपने अपने पद पर बैठ गए, लेकिन हो सकता है कि उसने इस्तीफा दे दिया हो, किसी एमएलए ने या किसी एमपी ने, या उसकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे में तो उसका पद खाली हो जाता है। तो ऐसे में फिर से उस पद के लिए, केवल उस पद के लिए चुनाव करवाए जाते हैं जो पद खाली होता है, उनको हम उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, उपचुनाव के बारे में हम नहीं देखेंगे। जो आम चुनाव होते हैं उन्हीं पर देखेंगे। चुनाव क्षेत्र क्या है? तो आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। हमने शुरू में देखी क्या स्टोरी थी हरियाणा की। संभव है आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो है गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र दिखाया गया है। यहाँ पर कर्नाटक का दिखाया गया है। कर्नाटक का एक जिला गुलबर्गा, जिसके इलेक्शन के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है।
होगा कि ऐसा नहीं होता। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। हमने पहले भी देखा था, जो हमारा देश होता है, जो हमारा क्षेत्र होता है, वो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, जहाँ से जो अलग अलग पार्टी के सदस्य होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, और जो वहाँ के मतदान करने वाले होते हैं, यानी कि वोटर जो होते हैं, आम नागरिक, वो उनमें से चुन करके किसी एक को वोट देते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम एमपी कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य। इसीलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। हमारे यहाँ जो है सभी को वोट देने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही वोट देने का अधिकार है, और उस वोट की जो वैल्यू है वो एक ही होगी, चाहे वो किसी का भी वोट हो, किसी मंत्री का हो या किसी आम नागरिक का हो, सभी की वोट की वैल्यू समान होती है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगरपालिका के चुनावों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगरपालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। नगर पंचायत, नगरपालिका, वो सबके लिए जो है, हमने देखा था 6th क्लास के एनसीईआरटी में। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोकदल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कौन सा होता है? हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी राजनेता को अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है, और कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रतिनिधि के तौर पर चुना भी जा सकता है। यह अधिकार सबको दिया गया है भारत में। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच नहीं पाए। जो गरीब तबका है, जो कमजोर लोग हैं, वो इन जगहों तक पहुंच ही न पाए। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। क्योंकि लोकतंत्र का क्या मतलब है कि सभी को जो है भागीदारी मिलनी चाहिए, यही तो लोकतंत्र का मतलब है। लेकिन जो कमजोर तबका होता है वो वहां तक अपनी पहुंच बना ही नहीं पाता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। यानी कि कुछ जो क्षेत्र है वो रिजर्व कर दिए जाएंगे, जिन पर कुछ कमजोर तबका जो कुछ लोग हैं वो ही चुनाव लड़ सकते हैं। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित किए गए हैं। यानी कि एससी और एसटी वालों को जो है इसमें रिजर्वेशन मिलता है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि जो जिनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई हैं उन पर केवल वही जो है चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा के 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। 26 जनवरी 2019 की स्थिति, ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में हैं। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती। कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगरपालिका और नगर निगमों, स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू है। यानी कि पहले
जो था ये केवल राज्य और देश के स्तर पर ही था, राष्ट्रीय स्तर पर। अभी क्या है कि गांव और जो पंचायतें होती हैं, जो शहरीकरण है, मतलब शहर वाले पर, नगर पालिका वगैरह, उसमें भी आरक्षण कर दे दिया गया है। पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय क्षेत्रों में भी ये जो अनुपात होगा वो अलग अलग होगा। अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में जो जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं वो अलग अलग संख्या में रहते हैं। तो जहाँ जितनी जरूरत होगी उसके हिसाब से जो रिजर्व सीटें हैं वो रिजर्व की गई हैं। यहाँ पर क्या गया, पंचायतों की तरह ही संसद और विधानसभाओं में भी वर्ष 2023 में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के तहत जो है महिलाओं को विधानसभा और संसद में भी जो सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई थी। पहले जो थी पंचायत के स्तर पर ही थी। तो ये महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए एक अच्छा कदम माना जा रहा है। ये यहाँ पर जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र दिखाए गए हैं। कुल जो सीटें हैं भारत में वो 543 है। सामान्य के लिए जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 412 सीटें रखी गई हैं। अनुसूचित जाति जो है उनके लिए 84, ये जो रेड वाला कलर दिख रहा है, तो यहाँ पर अनुसूचित जातियां हैं, तो यहाँ पर जो है सीटें कवर की गई हैं इनके लिए। और ये अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें जो है उनको रिजर्व किया गया है, जितना भी ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है। तो ये जो अलग अलग जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें कितनी कितनी सीटें हैं वो दिखाई गई हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सीटें हैं 80। तो निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, जो संसद और विधानसभाएं हैं उनमें भी। मतदाता सूची की बात करें, एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट कहते हैं, जो जिसमें वोटर्स की नेम वगैरह होते हैं वो। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो वोट देने का अधिकार है वो सबके पास है, जिसको हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मोल का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण ना हो किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर और तो कोई गरीब, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित, कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं, पर हर कोई इंसान तो है। इंसानी तौर पर जो है सबको वोट देने का अधिकार दिया गया है और अपनी जरूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो, लेकिन जो वोट देने का अधिकार है वो सबको दिया गया है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, क्योंकि जो अपराधी हैं वो कैसे ही वोट देंगे और जो दिमाग से असंतुलित हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं, तो फिर वो किस प्रकार ही जो है अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष में जो है एक नई सूची तैयार की जाती है। क्योंकि ऐसी सूची में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी होती है जो कि निकल गए होते हैं, बहुत सारे जो है नए जन्म ले लिए होते हैं जिससे नए नाम सूची में आते हैं। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताजा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनावों में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा ना डाल दे।
पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं, जिससे उनकी पहचान हो जाए। इसलिए उम्मीदवारों का नामांकन किस प्रकार से किया जाता है, तो हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश ना हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने का अधिकारी हो जाता है। जो कोई भी मतदाता है हमारे यहाँ, वो 18 वर्ष की आयु से, जब वो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वो वोट दे सकता है। जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। जो हमारे एमपी वगैरह होते हैं उनके लिए जो चुने जाते हैं वो 25 वर्ष आयु होती है। उम्मीदवार बनने में भी अपराधियों वगैरह पर रोक है, क्योंकि जो अपराधी हैं उनको नहीं बनाया जा सकता। यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। जो हम सुनते हैं कि पार्टी का टिकट लिया है, उस पार्टी का टिकट लिया है, वो सब होता है। यहाँ पर जो है निर्वाचक नामावली जो सूची होती है वो यहाँ पर दिखाई गई है, किस प्रकार से होती है कि नाम वगैरह जो पूरी जानकारी है वो यहाँ पर दिया होता है। ये सब जो बटे होते हैं वो यहाँ पर सूची दिखाई गई है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है कि प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों से के सारे विवरण देने होते हैं। तो कौन कौन से मामले हैं? उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, जितने भी उस पर केस दर्ज होंगे, उन सब के बारे में जो उम्मीदवार है वो बताएगा, जो भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा होगा। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, जितनी भी संपत्ति होगी उसके उस पर, वो सब के बारे में बताएगा। उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, कितना पढ़ा लिखा है, उसके बारे में बताएगा। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। इससे क्या होगा कि जो जनता है उसको पता चल पाएगा कौन सा जो प्रतिनिधि है, जन नेता है, वो किस प्रकार का है, और उसके आधार पर जो जनता है वो उसको चुन पाएगी। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता, जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता जरूरी है, तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं है। यानी कि जो इनके लिए पद है उसमें भी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता जरूरी है। इसी प्रकार विधायक या संसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझें और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करें। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते रहते हैं। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। जैसे यदि उम्मीदवारों के लिए बीए, बीकॉम या बीएससी की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया गया तो 90% से ज्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो एजुकेटेड नहीं हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता, और यहाँ पर मतलब मिलान करने के लिए दिया गया है। जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है तो क्या है, 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी जो नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार। कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व, खुले राजनीतिक प्रतिद्वंद, एक मत एक मोल जो है हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता। तो यहाँ पर जो है इन पर मिलान करने के लिए दिया गया है। चुनाव अभियान क्या है,
तो चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा बहुत ही जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी जो जानकारियां होती हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती हैं। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती हैं। आइए विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें जो पार्टी के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वायदा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी। जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसने गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आजादी को बहाल करने का वादा किया। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया था। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। तो ये अलग अलग पार्टी की जो राजनेता हैं वो अलग अलग नारे देते हैं ताकि जो जनता है वो उनकी ओर आकर्षित हो और उनको वोट दे सके। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना ये सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। अभी देखेंगे कौन कौन से काम है। ये होती है जिससे आज के टाइम में वोट डाला जाता है। पहले क्या होता था, पहले तो मतलब कागज पर जो है ठप्पा लगा दिया जाता था जो भी चुनाव चिन्ह हुआ करता था उस पार्टी के उस सदस्य का। अब क्या होता है, अब यहाँ पर जो है मतलब वीवीपैट चल गया है, मशीनें चल रही हैं, इस पर केवल बटन को क्लिक करना होता है और आपका वोट डल जाता है। तो कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए पार्टी के उम्मीदवारों को? मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, यानी कि जबरदस्ती जो है उनके साथ नहीं की जा सकती वोट देने के लिए। उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना गलत है। जो गवर्नमेंट की साइड से चीजें मिली होती हैं, गाड़ी वगैरह, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपये से ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकता। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो जाता है। यानी कि इन मामलों में यदि वो संलिग्न पाए जाते हैं तो ऐसे में चुनाव जीतने के बाद भी जो उनका चुनाव है वो रद्द कर दिया जाता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग करना, जो धर्मस्थल हैं उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग करना। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो ये लोग नहीं कर सकते हैं। मतदान और मतगणना क्या है? तो चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। यह अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचानकर उसकी अंगुली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाजत होती है जिससे कि वे देख सकें कि चुनाव
ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम पर और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे। अब मतदान के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। यानी कि पहले तो जो क्या था कि कागज पर जो चुनाव चिन्ह होते थे वहां पर ठप्पा लगा दिया जाता था, मोहर लगा दी जाती थी और उस पर्ची को क्या है कि जो बॉक्स होता था उसमें डाल देते थे। अभी मशीनें आ गई हैं, मशीनों में केवल बटन पर क्लिक करना होता है और आपका वोट डल जाता है। मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं जिन पर जो है क्लिक करना होता है बस। क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? अगर चुनाव को देखें कि किस प्रकार कितना पैसा लगता है, तो भारत में चुनाव करवाने पर बहुत ज्यादा रकम खर्च होती है। जैसे 2014 में लोकसभा चुनावों पर ही सरकार ने करीब 3500 करोड़ खर्च किए। हिसाब लगाएं तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 रुपए के करीब खर्च हुआ। पार्टियों और उम्मीदवारों ने चुनाव में सरकार से भी ज्यादा खर्च किया। मोटे अनुमान के अनुसार सरकार, पार्टियों और उम्मीदवारों का कुल खर्च करीब 30,000 करोड़ रुपये हुआ होगा। अर्थात प्रति मतदाता करीब 500 रुपये जो है चुनाव पर खर्च किए जाते हैं, जो कि लोकसभा का एक मतलब इसके आधार पर जो है लोकसभा को गलत भी बताया जाता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको गलत बताया जाता है कि इसमें जो कमियां हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वो यही कमियां हैं कि इस पर इतना पैसा खर्च किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है और मुल्क हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता। इस पर अगर चर्चा करें तो सन 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत 3000 करोड़ रुपए है। दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। अनुमानतः इस पर 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए गए। तो क्या चुनावों को महंगा माना जा सकता है? इनके हिसाब से देखें तो चुनाव का खर्च काफी कम है, लेकिन फिर भी काफी खर्च किया जाता है चुनाव का। ये गुलबर्गा जो कर्नाटक का क्षेत्र हमने देखा था, वहां का जिला, उसका रिजल्ट कौन जीता कौन हारा वो सब है। यहाँ निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। यानी कि जो किसी पार्टी से खड़े नहीं होते हैं, अपने आप खड़े हो जाते हैं, उनके लिए भी जो चुनाव चिन्ह वगैरह होता है वो चुनाव अधिकारी ही देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एक बार दबाकर उसको वोट दे दिया जाता है। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सीलबंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहां सभी दलों के एजेंट रहते हैं ताकि उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो, जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है और वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है, यानी कि कौन अब जीतेगा, वो जो है पता चल जाता है। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? तो हम चुनावों में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। यानी कि हम देखते रहते हैं अक्सर जो है चुनावों में धांधलियां होती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, मतदान के लिए दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना। तो इनमें से अनेक खबरें सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियां इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब कि कोई पार्टी सिर्फ धांधली करके सत्ता में आ सकती है, ऐसा तो थोड़ा मुश्किल ही लगता है, क्योंकि इतनी जनता है,
कहाँ तक धांधली करेंगे। स्वतंत्र चुनाव आयोग क्या है? तो चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका है यह देखना कि उनका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है। क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है, क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं। हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, यानी कि एक अलग आयोग है जो स्वतंत्र रहता है सरकार से, यानी कि उसके दबाव में नहीं रहता है। ऐसे में वो चुनाव करवाता है। इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है, यानी कि न्यायपालिका के समान ही जो शक्तियां हैं वो प्राप्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता, जिसके कारण वो अपना काम जो है निष्पक्ष तरीके से कर पाता है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितना अधिकार प्राप्त होंगे, जितने भारत में निर्वाचन आयोग को चुनाव प्राप्त हैं, अधिकार प्राप्त हैं, इतने किसी और देश में नहीं है। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को पार्टियों को सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने के आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है, यानी कि ये सारे काम जो है वो हमारा निर्वाचन आयोग कर सकता है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं, यानी कि वो सरकार के नियंत्रण से निकल करके सीधे सीधे जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसमें काम करते हैं। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है, यानी कि अपनी शक्तियां बढ़ाई हैं। अब यह आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश देते हैं। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव न था, यानी कि जो निर्वाचन आयोग है वो सशक्त है, स्वतंत्र है, इसीलिए वो जो है अपने पूरा काम जो है पूरी ईमानदारी से शायद कर पाता है। क्योंकि अगर सरकार उस पर दबाव बनाती तो सरकार के अंतर्गत रहकर ही उसको काम करना पड़ता। चुनाव में लोगों की भागीदारी, तो चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी नहीं करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्रों को जो उस पर दिखाए थे, भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। यहाँ पर जो है भारत और ब्रिटेन में मतदान का प्रतिशत दिखाया गया है, यानी कि कितनी वोटें कितने देशों में डाली जाती हैं। और यहाँ पर दिखा गया है ब्रिटेन जो पिंक वाले में है और भारत का जो है वो ब्लू वाली लाइन में दिखाया गया है। ये मतदान प्रतिशत है 2015 तक ब्रिटेन में और भारत में। तो ब्रिटेन में कितनी कम है वोट प्रतिशत, 60% दिख रही है, जबकि जो हमारे भारत है, भारत में ब्रिटेन में ज़्यादा जा रही है। 2015 तक ब्रिटेन में ज़्यादा जा रही है, 78% तक जा रही है, जबकि भारत में 56% तक जी जा रही है, ब्रिटेन का ज़्यादा है। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया है यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। भारत में यह या तो स्थिर रहा है या ऊपर गया है, यानी कि भारत में या तो स्थिर रहा है या लोगों ने बढ़ चढ़कर और भी ज्यादा भागीदारी ली है। भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोगों में स्थिति इससे उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी मतदान करते हैं।
जो वहाँ पर दूसरे लोग रहते हैं वो ज़्यादा मतदान करते हैं। भारत और अमेरिका में विभिन्न सामाजिक समूहों में मतदान प्रतिशत अगर देखें तो भारत में ये ऊंची जातियाँ, पिछड़ा वर्ग जो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो लगातार इनकी भागीदारी बढ़ रही है। जबकि जो अमेरिका है उनमें जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जो मतलब पिछड़े हुए लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी वोटिंग जो देखो तो कम है वहाँ के गोरों से। भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीकों में उनके वोट का महत्व होता है और यही सोचकर जो है वो चुनाव में वोट वगैरह देते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फर्क पड़ता है? तो यहाँ पर दिखाया गया है फर्क पड़ता है 67%, फर्क नहीं पड़ता 18%, पता नहीं कब 15%। तो ज़्यादा फर्क पड़ता है और सच में पड़ता है, क्योंकि एक वोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। यदि हमारे यहाँ जो जनता है वो चाहे तो किसी भी पार्टी को बदल सकती है, सत्ता से निकाल कर फेंक सकती है। साल दर साल चुनाव में से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की। आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नजदीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। चुनाव नतीजों को स्वीकार करना। एक सेकंड, यहाँ पर भारत में चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधियों में भाग लेने वालों का प्रतिशत दिखाया गया है। चुनाव वर्ष 2004 में इतने प्रतिशत थे, 1999 में, तो हमें दिख रहा है ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि अब आने वाले समय में और भी बढ़ गए हैं। तो लगातार जो मतदाता हैं वो जागरूक हो रहे हैं अपने अधिकारों को लेकर के और चुनाव में अच्छे से भागीदारी कर रहे हैं। चुनावी नतीजों को स्वीकार करना कैसे? तो चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही हैं। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते हैं, यानी कि जो ताकतवर पार्टी होती है उसी के पक्ष में जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफी कुछ कह देते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां हारी ही हैं। अमेरिका में मौजूदा चुनाव हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निर्वर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। यानी कि यदि कोई पार्टी सत्ताधारी है और वो अगले साल हार जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो जो है कुछ करती हो, वो भी अपने आप सत्ता छोड़ देती है कि मैं हार गई हूँ और अब आप जो सत्ता है ये आपके पास चली गई है, जो जीती हुई पार्टी है उसको दे देती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या है, क्योंकि इसमें चुनाव भी हैं। इन बातों से हम सरल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात ना लागू होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं और यही चीज भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। पर जब आप थोड़े ज्यादा गंभीर मामलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीजें जानकर फैसले करते हैं, यानी कि सब चीजें जानकर अपने प्रतिनिधियों के बारे में जब उनको वोट देते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं, यानी कि ज्यादा विकल्प हैं अच्छे वाले जिसमें ये चुन सके? क्या चुनाव मतदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? तो ये सब तो कहने वाली बातें होती हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं आम नागरिक ना तो राजनीति में जाना पसंद करता है, ना ही वो जा पाता है, क्योंकि जो राजनेता हैं वो पैसे से अक्सर जो है मुंह भरते हैं। यह कहने की क्या जरूरत थी, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यह कहने की क्या जरूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने
वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। तो वो एक राजनेता कह रहा है अपने दूसरे राजनेताओं से इस तरह से क्या बोलने की जरूरत थी। जैसा कि हम जानते हैं जो राजनेता होते हैं वो भाई भतीजावाद करते हैं। सत्ता में केवल उनके लोग ही जो हैं वो बने रहते हैं, जो आम नागरिक होते हैं उनके जो बच्चे वगैरह होते हैं वो जा ही नहीं पाते हैं। इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं, ज्यादा रुपये पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगी, यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत रहती है। यहाँ पर जो है पैसों का बंडल दिखाया गया है कि पैसों के आधार पर जो राजनेता हैं वो सत्ता में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक जो है मतलब कि जिस दिन वोट होता है तो देख सकते हैं सारे राजनेता जो है जनता के पैरों में पड़े रहते हैं कि हाई वोट हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाते हैं और पार्टी वगैरह जीत जाती हैं तो सारे राजनेता जो हैं पूरे जनता को निकल कुचल करके चले जाते हैं। तो यही होता है। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मतदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। भाई भतीजावाद हम देखते हैं पॉलिटिक्स में चलते हुए। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीति और व्यवहार कमोबेश एक से होते हैं। तो कहीं उनको जो आम नागरिक है जाने की मतलब जा ही नहीं पाते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ये चुनौतियां भारत की ही नहीं कई स्थापित लोकतांत्रिक की भी यही स्थिति है, यानी कि केवल भारत में भी ऐसी स्थिति नहीं है, अन्य लोकतांत्रिक देशों में ऐसी ही स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीजें गहरी चिंता का विषय हैं। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलावों की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि चुनाव में किस प्रकार से धांधलियां होती हैं और क्या कमी है चुनावों में आज भी। और इसमें क्या है कि भाई भतीजावाद को खत्म करके जो है आम नागरिकों को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्हें जो है इस प्रकार से जागरूक करना चाहिए कि पॉलिटिक्स कोई गंदी चीज नहीं है, अच्छे लोगों की इसमें भागीदारी करवानी चाहिए ताकि जो जनता है उसके हित में काम हो सके। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू।